हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग मैथ वेरियस टेस्ट नंबर 6 करने वाले हैं। ठीक है, और टॉपिक क्या होने वाला है आज का, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का टॉपिक होगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस टेस्ट का पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बाकी बचे हुए मैथ वेरियर टेस्ट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये पूरी टेस्ट सीरीज हमारी टर्म 2 की मैथ मिशन बुक में से ली गई है। ठीक है बच्चों, अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब यस में देते हैं, है ना। चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके सारी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर भी कर दो। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं फाइनली और अपने टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए जरा, तो ये रहा बच्चों आपका टेस्ट नंबर 6। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए बोला गया है फॉर दिस लाइन। इस समय लाइन का जो फॉर्म है ना बच्चों, ये बेसिकली कौन सा फॉर्म है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म है। चलिए, यहां से मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं इस लाइन के, तो सबसे पहले इस लाइन का मुझे डायरेक्शन रेशियो लिखना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखूंगा, कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा बेसिकली। तो यहां से ना देखो, यहां से भी आपको एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहां से भी एस की वैल्यू और यहां से भी एस की वैल्यू। तो फिर बेसिकली यहां पर ये कैसा दिखेगा, यानी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो कैसा दिखेगा, x माइनस टू अपॉन माइनस टू, ये आपका s आएगा। यहां वाले से यानी y इक्वल टू 3 प्लस एस वाले में से आपको मिलेगा y माइनस 3 इक्वल्स एस, यानी डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। यहां से करोगे दिस विल बी z माइनस 4 अपॉन माइनस 5। ठीक है ना, तो यहां से ये कंक्लूजन आपको दिख रहा होगा कि इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, द drs ऑफ दिस लाइन विल बी -2, 1, -5। ठीक है बच्चों, अब यहां से मुझे बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस निकालने होंगे, तो चलिए डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाल लेते हैं। द डीसीज ऑफ द लाइन विल बी, यहां पर क्या होगा, ये रहा आपका a है ना, ABC बोलते हैं ना इसको, तो a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे आता है, और यहाँ प्लस माइनस भी लगा देते हैं लाइन के केस में। ठीक है ना, तो आपका ये बनेगा डिनोमिनेटर में a स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस सी स्क्वायर यानी 25, चेक करो। ठीक है, फिर प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 30 आ जाएगा। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 30 आ रही होगी, चेक करके देख लो। ठीक है बच्चों, फिर आपका प्लस माइनस, ये आपका -5 अपॉन अंडर रूट 30। तो यहाँ से फाइनली क्या बन जाएगा बच्चों, दस विल बी -+2 ओवर रूट 30। ठीक है, ये आपका +-1 ओवर रूट 30, ये आपका -+5 ओवर रूट 30। इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है जी, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 ये रहा आपके सामने बच्चों। इसमें क्या करना है, इसमें हमसे पूछा गया है डिटरमाइन द डीसीज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फॉर दिस प्लेन। ये जो प्लेन का इक्वेशन है, इसके नॉर्मल के डीसीज आपसे पूछे गए हैं और इस प्लेन का डिस्टेंस पूछा गया है फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो किस तरीके से होगा, सबसे पहले प्लेन के इक्वेशन को मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये बनेगा आपका आर वेक्टर डॉट के कैप इज इक्वल टू 2। समझे, अब सुनना ध्यान से। बेसिकली ये जो आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये इस समय कौन सी फॉर्म में है, ये इस समय नॉर्मल यूनिट वेक्टर फॉर्म में भी है। चेक करके देख लो, नॉर्मल यूनिट वेक्टर फॉर्म मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो आपका नॉर्मल वेक्टर है ना, वो बेसिकली यूनिट वेक्टर भी है, अगर आप ध्यान से देखें तो, है ना, के कैप। तो बेसिकली मैं इसको कंपेयर करूंगा आर वेक्टर डॉट नॉर्मल यूनिट वेक्टर, है ना, इज इक्वल टू डी। तो इस समय ये डी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। समझे, तो यहां पर एक काम तो बड़े आराम से हो गया, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो ये क्या रहा होगा बच्चों, आप कंपैरिजन कर लो, यहां पर ये आ जाएगा 2 यूनिट्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरी बात,
डीसीज ऑफ नॉर्मल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर बेसिकली नॉर्मल यूनिट वेक्टर का काम कर रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं, नॉर्मल वेक्टर लिख दूं या नॉर्मल यूनिट वेक्टर ही लिख दूं, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है तो वही लिख लो ना। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर यानी अगर इसको हम एम कैप बोलें तो ये आएगा आपका के कैप। समझे? अब इसके मुझे डायरेक्शन कोसाइंस लिखने हैं, डीसीज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है ना, डीसीज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, इस समय तो ये खुद ही आपका यूनिट वेक्टर है ना। और जब ये खुद आपका यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट को हम लिख देंगे यहाँ पर। तो ये बनेगा 0,0,1। बस बच्चों, आपका फाइनल आंसर आ चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते हैं, जो कि इसी पेज पे आपको दिख ही रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट। इस पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन लिखना है, विच इज एट राइट एंगल टू द ओपी। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट पी है, ओपी का मतलब क्या हुआ, ओ मतलब ओरिजिन हुआ, समझे। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज लिखने लगूँ ना, द डीआरस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, अगर मैं ये लिखने लगूँ द डीआरस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, अगर मैं ये लिखूंगा तो ये क्या बनेगा आपका, यहाँ पर 2 -0, 3 -0, -1 -0। ये 0 0 0 के बारे में समझ गए होंगे आप लोग, ओरिजिन की बात कर रहा हूँ, यानी पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी, समझे। तो यहाँ से आपको डी आर्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 2, 3, -1। ये हमारे रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स आ चुके हैं। हमारा रिक्वायर्ड प्लेन पॉइंट पी से यानी 2, 3, -1 से भी पास हो रहा है। तो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3, -1। तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पर हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना होगा, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x1 y1 z1 क्या है, यहाँ पर x1 y1 z1 वो पॉइंट है जहां से प्लेन पास हो रहा है, और कैपिटल ए बी एंड सी क्या है, नॉर्मल के डी आर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो काम शुरू करो, यहाँ पर सारी वैल्यूज आपके पास हैं। तो ये बनेगा 2x माइनस 2 इस तरीके से, फिर ये 3, ये बनेगा आपका y माइनस 3, एक सेकेंड रुकना, यहाँ पर ये हो जाएगा y माइनस 3 और c की जगह -1 आएगा, तो यहाँ पर -1 z माइनस z1, यानी देखो इस तरीके से हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 2x, यहाँ से 3y, यहाँ से -z, ये बनेगा -4, ये -9 और ये -1, ये बनेगा -14 इज इक्वल टू 0, जिसे आप इक्वल्स 14 भी कर सकते हो। बस ये फाइनल आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। अब क्वेश्चन 4 में क्या बोला हुआ है, अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द पॉइंट ए बी एंड सी। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है जिसके कोऑर्डिनेट है h, p, s, ये सेंट्रोइड होगा ट्राइंगल एबीसी का। तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है बच्चों। अब सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पर डायग्राम किस तरीके से बनाऊंगा ताकि सारी चीजें आपको क्लियर होती रहें। देखो ये आपका हो गया x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये x एक्सिस हो जाएगा, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर कहीं पॉइंट ए, फिर कहीं पॉइंट बी और कहीं पॉइंट सी, इस तरीके से मुझे लेना है कि देखो आपका प्लेन कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ए हुआ, यानी ये बनेगा a, 0, 0। ठीक है ना, ये आपका पॉइंट बी होगा, तो इसको मैं ले लेता हूँ 0, b, 0। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ये पॉइंट आपका सी हो जाएगा 0, 0, सी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर ये ओरिजिन होगा, तो बेसिकली जो आपका प्लेन है ना उसका x इंटरसेप्ट स्मॉल a है, y इंटरसेप्ट स्मॉल b और z इंटरसेप्ट स्मॉल c है। तो यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ प्लेन बड़े आराम से लिख पाएंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन z इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1।
ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। लेकिन अभी स्मॉल ए, बी एंड सी की वैल्यू मुझे निकालनी होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड हमें दे रखा है। तो सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी, तो ये क्या है बच्चों, ये तो आपका H P S है। लेकिन सेंट्रॉइड हम कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, फिर z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। समझे? तो चलो काम शुरू करो। यहाँ से a प्लस जीरो अपॉन 3, यानी ये बनेगा a अपॉन 3, फिर 0 प्लस b प्लस 0 अपॉन 3, यानी ये बनेगा b अपॉन 3, फिर 0 प्लस c अपॉन 3, यानी ये बनेगा c अपॉन 3। यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे कोऑर्डिनेट्स को, तो लेट मी राइट ऑन कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स। तो जैसे ही आप कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे ना, यानी सबसे पहले आप x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करो, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 3h, चेक करो, b की वैल्यू आएगी 3p और c की वैल्यू आएगी 3s। समझे? a b c की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो यहाँ से जैसे ही आप ये काम करेंगे, x अपॉन 3h चेक करो, फिर आपका y अपॉन 3p, फिर यहाँ से z अपॉन 3s, नाउ दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से दोनों ही तरफ अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो x अपॉन h प्लस y अपॉन p प्लस z अपॉन s इज इक्वल टू 3, ऐसा आ जाएगा। ये रहा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है जी, चलें आगे आगे बढ़ते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या पूछा हुआ है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स L1 एंड L2। दोनों लाइंस की इक्वेशन आपके सामने है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट लाइन में से हम वेक्टर A1 लिखेंगे। सो वेक्टर A1 यहाँ पर आपको दिख गया होगा बच्चों, मैंने तो लिख ही दिया है। ठीक है, फिर आपका वेक्टर B1 भी आएगा, 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। आपका फर्स्ट लाइन हो गया। अब सेकंड लाइन में से वेक्टर A2 हम लिखेंगे, माइनस 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 6k कैप। फिर यहाँ से वेक्टर B2 भी आप लिखेंगे, माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं निकालूंगा A2 माइनस A1। ठीक है ना, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो बाद में लिख दूंगा मैं, लेकिन सबसे पहले जो चीजें मुझे चाहिए होंगी तो वो मैं लिख रहा हूँ। ये रहा A2 वेक्टर और ये रहा A1 वेक्टर। A2 माइनस A1 करोगे तो ये बन रहा है माइनस 6i कैप, यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस 15j कैप और ये बन जाएगा आपका प्लस 3k कैप। ठीक है, अच्छा मुझे यहाँ पर B1 क्रॉस B2 भी चाहिए होगा, तो इसको भी निकाल लेते हैं। ये रहा i कैप, ये रहा j कैप और ये रहा k कैप। तो यहाँ पर B1 वेक्टर यानी ये बनेगा 3 माइनस 1 1, और B2 से यहाँ पर क्या बनेगा, ये माइनस 3, ये 2 और ये 4। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं फटाफट। तो ये बनेगा आपका माइनस 4 माइनस 2 यानी माइनस का 6i कैप। ठीक है, फिर आएगा माइनस j, यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा 4 3 12 प्लस 3, यानी ये बन जाएगा माइनस का 15j कैप। फिर बनेगा 3 2 6 और ये आपका माइनस 3, यानी प्लस का 3k कैप। इस तरीके से आपको B1 क्रॉस B2 वाले वेक्टर की वैल्यू भी मिल गई है। इसका मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा, तो पहले मैग्नीट्यूड भी निकाल ही लेता हूं मैं। तो यहाँ पर B1 क्रॉस B2 वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ये बनेगा माइनस 6 का स्क्वायर, है ना, 36 हो गया। ये बनेगा 225 माइनस 15 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या बनेगा, अब इन सभी को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आपका 225 36 प्लस 9 यानी ये तो 45 हो जाएगा। इनको ऐड करोगे तो यहाँ पर 0, ये क्या बनेगा 4 and 2 यानी 6 हो जाएगा यानी 7, और ये आपका 270 पूरे का अंडर रूट। ठीक है ना, वैसे इसको सिंप्लीफाई तो कर सकते हो, कैसे होगा ये, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 30, चेक करके देखो, और 9 का मतलब 3 रूट 30 हो जाएगा। समझे? तो चलो इसको लिख लो 3 रूट 30। अब यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ये जो वेक्टर हमने फाइंड किया है इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं B1 क्रॉस B2 के साथ। ठीक है,
इस पूरे का मैग्नीट्यूड लिया जाता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। डिनोमिनेटर में b1 क्रॉस b2 ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड लगा देते हैं। बस इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा काम होता है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। ये रहा आपका -6i कैप -15j कैप +3k कैप। इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है b1 क्रॉस b2 के साथ, दैट इज -6i कैप -15j कैप +3k कैप। इस तरीके से ये आपका मॉडुलस लगा हुआ है, भूलना मत। और नीचे वाले को आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, यानी 3√30 मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बन रहा होगा बच्चों, ध्यान से देखिए न्यूमरेटर में क्या हो रहा है। तो ये बनेगा आपका 36, ये बनेगा आपका 225, चेक कर लो, और प्लस में 9, ठीक है। और नीचे है आपका 3√30। तो न्यूमरेटर में बेसिकली आपको मिलेगा 270, है ना बच्चों, और नीचे 3 है और ये √30 भी है। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 90/√30। या तो यहीं छोड़ दो या और भी सिंप्लीफाई कर लो, मैं तो सिंप्लीफाई करूंगा ही, यानी वी आर गोइंग टू राइट इट, ये मैं लिखूंगा 30×3/√30। तो फाइनली आपका आ जाएगा 3√30। अब क्योंकि डिस्टेंस है तो यहाँ पर यूनिट्स लगाना मत भूलना, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन हो गया। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनने के चांस हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के ऊपर, ठीक है। अब ये जो लाइंस थी ना, ये स्क्यू लाइंस थी। अगर ये लाइंस पैरेलल होती तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन वाला फॉर्मूला लगता। क्या है वो फॉर्मूला, मुझे कमेंट करके बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन। अगर सिर्फ लेंथ पूछा होता ना, किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर जो हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछा होता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा लेता। कौन सा फॉर्मूला, मुझे कमेंट करके बताना। फिलहाल यहाँ पर जो पॉइंट है इसको पॉइंट P मान लेता हूँ मैं। डायग्राम बना रहा हूँ ताकि समझाने में मुझे आसानी रहे, ठीक है। यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे अपने प्लेन के ऊपर। तो ये रहा आपका प्लेन बच्चों, इस तरीके से ये प्लेन है। प्लेन का इक्वेशन क्या है बच्चों, दिस इज 2x + 4y - z = 2। ये आपका प्लेन है बच्चों। तो यहाँ पर इसे पॉइंट Q मान लो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली ड्रॉ किया है PQ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और प्लेन आपका है पाई, जैसा कि मैंने डायग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली क्या मैं करने वाला हूँ ना, मैं लिखने वाला हूँ इक्वेशन ऑफ PQ। अब इक्वेशन ऑफ PQ के लिए मुझे यहाँ पर पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट P तो आपको दिख ही रहा होगा, है ना। और मुझे PQ लाइन का क्या चाहिए होगा, डायरेक्शन रेशो। कैसे मिलेगा, देखो जो PQ लाइन है ना वो बेसिकली प्लेन के परपेंडिकुलर है, और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो भी होगा उसके डीआरस क्या होंगे, ध्यान से देख लो। द डीआरस ऑफ नॉर्मल, द डीआरस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, तो वो क्या होगा बच्चों, यहाँ से 2, 4, -1। अब नॉर्मल भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना, और PQ भी प्लेन के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब PQ के डीआरस और नॉर्मल के डीआरस प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर आप 2, 4 और -1 यहाँ लगा दो, और पॉइंट क्या है आपका, तो ये x - x1, y - y1, z - z1, देखो ऐसा आ जाएगा। इसे आप लेमडा मान लो, और यहाँ से आप रेंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लो, ठीक है। रेंडम पॉइंट ऑन दिस लाइन PQ। तो ये क्या बनेगा आपका, दिस विल बी 2 लैम्डा + 7, ये बनेगा 4 लैम्डा + 14, ये बनेगा - लैम्डा प्लस में 5, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, अब यहाँ से ये जो पॉइंट Q है, दिस लाइज ऑन द प्लेन ऑल्सो फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ लैम्डा, है ना। तो चलो ये जो पॉइंट Q है आपकी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहाँ से 2 लैम्डा + 7 प्लेन की इक्वेशन में x की जगह डालेंगे, 4 लैम्डा + 14 y की जगह डालेंगे, और z की जगह - लैम्डा + 5। तो ये क्या बनने वाला है 2x, यानी ये हो जाएगा आपका 4 लैम्डा + 14, ठीक है। फिर आपका 4y, तो 4y का मतलब ये हुआ, यहाँ पर आप जब पुट करोगे सो दैट विल बी 16 लैम्डा + 56, ठीक है। फिर -z, यानी प्लस लैम्डा
-5 इज इक्वल टू 2। यहाँ से मुझे लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आएगा बच्चों, जरा देख लेते हैं हम, साइड में कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं। ये 4 लेमडा यानी ये बनेगा 20 और ये 21 लेमडा, इस तरीके से। ठीक है, फिर आपका ये 14 है और ये 56 है, मतलब ये तो आपका 70 हो ही गया, 70 और ये आपका 65, यानी 2 माइनस 65 यानी ये हो जाएगा -63, यानी लेमडा की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है बच्चों, समझे? तो लेमडा की वैल्यू मिल चुकी है, यानी यहाँ से आपको अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा आपके लिए, दिस विल बी, लेमडा की वैल्यू को मैं पॉइंट क्यू में डालने वाला हूँ, जो रेंडम पॉइंट यहाँ पर निकला हुआ है। चलो काम शुरू करो। तो 2 लेमडा यानी 2 इंटू -3 यानी -6 प्लस 7, 7 माइनस 6 यानी ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर डालोगे तो ये -12 प्लस 14, 14 माइनस 12 का मतलब क्या हुआ, ये 2 हो जाएगा। इसमें डालोगे तो ये बनेगा 3 प्लस 5 यानी 8। ठीक है बच्चों, तो एक काम तो आपका हो गया। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी तो निकालना है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये क्या बनेगा बच्चों, बेसिकली यहाँ पर पी क्यू आपको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये रहा पॉइंट क्यू, है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और पॉइंट पी जो क्वेश्चन में गिवन था उसको मैंने माना था। तो पी क्यू कैसे आएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, है ना, समझे? अच्छा, फिर आपका आएगा 14 माइनस 2 होल स्क्वायर यानी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, फिर आपका आएगा z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका 36। ठीक है बच्चों, ये 14 माइनस 2 यानी 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है, सो 144, 5 माइनस 8 यानी -3 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 9 बन जाएगा। ठीक है, चलो पूरे को सॉल्व करते हैं। 36 प्लस 9 क्या होता है बच्चों, 45, तो 144 और ये 45, इसको सॉल्व करोगे तो ये 9, ये आपका 8 और ये 1, यानी इस तरीके से आ जाएगा। लेंथ है तो इसको यूनिट्स में लिख दो। क्या आगे भी सॉल्व होगा, चेक करके देख लो। यहाँ पर ये बनेगा 9 इंटू 21, राइट। अच्छा, 9 का मतलब तो आपका बड़े आराम से 3 हो जाएगा, सो 3√21, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। सो फाइनली आपके पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा सॉल्व हो गया है। ठीक है जी, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट आपके सामने है, एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एज वेल। अब देखो, जब लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो बेसिकली लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। सो प्लेन के नॉर्मल के डीआरस और लाइन के डीआरस प्रोपोर्शनल होंगे, रिक्वायर्ड लाइन के डीआरस और प्लेन के नॉर्मल के डीआरस प्रोपोर्शनल होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा द डीआरस ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन, द डीआरस ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये बनेगा 2 माइनस 1 3। तो यहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बड़े आराम से मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू 1 -1 2। तो ये क्या मिलेगा, x माइनस x1, ठीक है, y माइनस y1 करोगे तो ये +1 ऐसे आ जाएगा, फिर आपका z माइनस z1 और नीचे आपका 2 माइनस 1 3। ये आपका लाइन है बच्चों। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। यहाँ पर इसको मैं लैम्डा लूंगा और यहाँ से मैं अब रैंडम पॉइंट लिखूंगा। देखना ध्यान से, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखने वाला हूँ, रैंडम पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो इसको मैं पॉइंट P मान लूँ। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 2 लेमडा प्लस 1, फिर माइनस लेमडा -1, फिर 3 लेमडा प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर जब लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो ये पॉइंट P आपके प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ लेमडा। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर मैं कहूँगा फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, पॉइंट P must satisfy the given equation of plane। ठीक है ना, तो चलो काम शुरू करते हैं।
बेसिकली ये रहा प्लेन का इक्वेशन 2x माइनस 5 प्लस 3z इक्वल टू 5। यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह हम रेंडम पॉइंट P में से एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को पुट करेंगे। सो 2 टाइम्स x यानी ये बनेगा आपका 4 लेमडा प्लस 2, फिर है माइनस वाई यानी ये बनेगा आपका प्लस लेमडा प्लस 1, फिर है 3z यानी ये बनेगा 9 लेमडा प्लस 6, दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ से लेमडा क्या आएगा, चलो मैं साइड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो ये बन रहा है 14 लेमडा, चेक करके देखो, ठीक है। फिर ये आपका 2 प्लस 1 यानी 3 प्लस 6 यानी 9, यानी बेसिकली क्या होगा 5 माइनस 9 यानी ये हो जाएगा -4, यानी ये बनेगा -2/7। समझे बच्चों, चेक करके देखो मेरी बात समझ आई कि नहीं। ओके अच्छा, लेमडा की वैल्यू को पॉइंट P में डाल दो, आपका काम हो जाएगा, यानी रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, यहाँ पर लेमडा की जगह -2/7 डालोगे तो 1 माइनस 4/7 यानी 7 माइनस 4 यानी 3/7 आ रहा होगा। चेक करो, फिर आपका माइनस लेमडा -1 है यानी 2/7 -1 यानी ये क्या बनेगा 2 माइनस 7 यानी -5/7। देखो ऐसा आएगा। अब इसके बाद 3 लेमडा प्लस 2 यानी ये बनेगा 2 माइनस 6/7। ठीक है बच्चों, तो 7 2 जा 14 माइनस 6/7 यानी ये बन जाएगा 8/7। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन का इक्वेशन लिखना है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करेगा, और जो आपका प्लेन है ये पैरेलल होने वाला है इस लाइन के। तो मैं सबसे पहले लाइन को मॉडिफाई करके लिखूंगा ताकि लाइन के मुझे डीआरस पता चलें। तो कैसे लिखोगे बच्चों, ध्यान से देखना। पूरे को मैं क्या कर रहा हूँ 12 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर x/6, ठीक है, यहाँ पर y/4 और यहाँ पर z/3 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लाइन के डीआरस आपको मिल रहे होंगे बच्चों, द डीआरस ऑफ दिस लाइन। तो ये क्या आ जाएंगे 6,4,3। चलो इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन मुझे लिखना है जो कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास हो रहा हो। ठीक है, तो अगर प्लेन के नॉर्मल के डीआरस ABC हो तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, a इंटू x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1, देखो ऐसे होगा, प्लस में c z माइनस z1, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ABC क्या था बच्चों, वेयर a, b, c आर डीआरस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ऑफ कोर्स नॉर्मल तो प्लेन का ही होगा। तो यहाँ से अगर इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये मिलेगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू वाई प्लस 1 प्लस c इंटू जेड इज इक्वल टू 0। इसे फर्स्ट इक्वेशन बोलो। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो प्लेन है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास हो रहा है। पहले पॉइंट का यूज करके प्लेन का इक्वेशन मैं लिख चुका हूं, दूसरा पॉइंट आपके प्लेन की इक्वेशन को पक्का सेटिस्फाई करेगा क्योंकि प्लेन दूसरे पॉइंट से भी तो पास हो रहा है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखो कैसे, कि बिकॉज द फर्स्ट इक्वेशन passes through the point 3, -4, 5। देयरफॉर अब एक्स वाई जेड की जगह 3, -4 एंड 5 डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में। तो 3 - 2 क्या बनेगा बच्चों, ये 1a, फिर -4 यहाँ डालोगे y की जगह तो ये बन जाएगा -3b, फिर यहाँ से आपको z की जगह 5 डालना होगा, ये बन जाएगा 5 से इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे सेकंड इक्वेशन बोलो। अच्छा, फिर क्वेश्चन में ये भी तो बोल रखा है कि आपका प्लेन लाइन के पैरेलल है, यानी जो प्लेन का नॉर्मल है वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से मैं बेसिकली क्या लिखने वाला हूँ कि जो हमारा प्लेन है ना, दिस इज पैरेलल टू द लाइन। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी मैं यूज करने वाला हूँ। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होता है, तो 0। यहाँ कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी के लिए लाइन के डीआरस को मैं a1 b1 c1 बोलूंगा और नॉर्मल के डीआरस को मैं a2 b2 c2 बोलूंगा। तो बस यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा बच्चों, ये बनेगा आपका 6a प्लस 4b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। इसे आप थर्ड इक्वेशन बोलो। आपको यहाँ पर सॉल्व करना है
आपको यहाँ पर सॉल्व करना है सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को। तो कैसे सॉल्व करोगे भाई, चलो काम शुरू करते हैं जरा। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ए की वैल्यू निकालूंगा सेकंड इक्वेशन से और उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो ये बनेगा 6 टाइम्स ए, है ना। तो 6 टाइम्स ए का मतलब हुआ 3b माइनस 5c, चेक कर लेना बच्चों, प्लस 4b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे चलते हैं जरा, क्या आएगा ये, इसको मैं साइड में कर लेता हूं। ये बनेगा 18b माइनस का 30c, है ना, 6 5 जा 30 हो जाएगा, प्लस में 4b है और प्लस में 3c है। तो ये बनेगा आपका 22b, है ना, 18 प्लस 4 22 और 3 माइनस 30 यानी क्या हो जाएगा माइनस 27c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये बनेगा 22b इज इक्वल टू 27c। तो बस यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी 27 अपॉन 22 और यहाँ पर c तो लगा ही हुआ है। तो b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c मुझे मिल चुकी है। अब यहाँ से मैं a की वैल्यू भी निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ c। तो वो कैसे होगा, ध्यान से देखना। देखो a की वैल्यू हम लोगों ने अभी सेकंड इक्वेशन से निकाल के थर्ड इक्वेशन में पुट किया है। वो क्या है, 3 टाइम्स b माइनस 5c। तो यहाँ पर b की वैल्यू तो ये रही, इसका 3 टाइम्स करो, इसका 3 टाइम्स करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, ये 81c अपॉन 22 माइनस 5c। एलसीएम ले लो, क्या बनेगा, ये बनेगा 81 माइनस 110, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है आपका माइनस 29c अपॉन 22। ठीक है, तो यहाँ पर b की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ c आ गई है, a की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ c आ गई है। इन सभी को लेके हम चलेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ से आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन आना शुरू हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी a की वैल्यू मैं पुट करूंगा फर्स्ट इक्वेशन में। देखो तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही वैल्यू हम पुट करेंगे ना, ये बनेगा माइनस 29c अपॉन 22 और मल्टीप्लाई में x माइनस 2, फिर b की जगह आपका आ जाएगा 27c अपॉन 22 और मल्टीप्लाई में है y प्लस 1 और फिर प्लस में सी जेड एज इट इज रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, सबसे पहले तो c कॉमन ले लो, है ना। देखो LHS में तो c कॉमन लेके उसको RHS में 0 के नीचे भेज दो, c तो खत्म हो जाएगा। अब पूरे को ना माइनस 22 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो इससे मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, ये 29 x माइनस 2 देखो ऐसे मिलेगा और यहाँ पर माइनस 27 y प्लस 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 22 z इज इक्वल टू 0। समझे, c तो खत्म हो गया, माइनस 22 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या बचेगा 29, वो तो मैंने लिखा है, यहाँ पर माइनस 27 लिखा है और यहाँ पर माइनस 22 ये लिखा हुआ है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, मैं जरा इस प्लेस में कर लेता हूँ टॉप में और नीचे में फाइनली डिक्लेयर कर दूंगा। तो ये बनेगा, देखो आपका सबसे पहले मैं वेरिएबल्स वाले टर्म्स तो लिख ही लूँ, ये बनेगा 29x और ये बनेगा माइनस 27y और ये बनेगा आपका माइनस का 22z। एक सेकेंड रुकना, ये बनेगा माइनस का 22z। अच्छा कांस्टेंट की बात करते हैं, 29 इंटू माइनस 2 यानी माइनस का 58 आ जाएगा, फिर ये माइनस का 27। बस अब इनको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका 5, 8 प्लस 7 यानी 15 हो जाएगा ना, कैरी 1, 5 2 7 एंड 8 यानी ये बन जाएगा आपका इज इक्वल टू 85, है ना। माइनस 85 LHS में आएगा, इज इक्वल टू 0 होगा, तो मैंने डायरेक्टली RHS में ही लिख दिया है। अब इस रफ वर्क को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। फाइनल आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के बॉटम में, देखो यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया है, समझे। तो क्वेश्चन 8 का भी सॉल्यूशन हो चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 9 में क्या बोला हुआ है बच्चों, यहाँ पर आपके पास दो लाइंस की इक्वेशन है, एक लाइन वेक्टर फॉर्म में और एक लाइन कार्टेशियन फॉर्म में। इसने बोला है कि चेक करो इफ दीज लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ दे इंटरसेक्ट एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स देम। काफी लंबा क्वेश्चन है, चलो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लाइंस हैं इनको मैं एज्यूम करने वाला हूं, लाइन L1 और लाइन L1 का भी मैं कार्टेशियन फॉर्म लिख दूंगा। तो बेसिकली ये बनेगा आपका x माइनस 4 अपॉन में 5, चेक करते रहना, y माइनस 3 अपॉन में माइनस 2 और ये बनेगा z माइनस 2 अपॉन में माइनस 6। इसे आप लेमडा बोलो, ठीक है। अच्छा दूसरी लाइन को आप L2 बोल दो, वो तो ऑलरेडी आपका कार्टेशियन फॉर्म में ही है ना।
अच्छा यहाँ पर देखो, इसको मैं सिमेट्रिकल फॉर्म में भी लिखूंगा, 2 माइनस वाई है ना, मैंने लिखा y माइनस टू, तो नीचे आपका आ जाएगा -3, फिर आपका है z माइनस वन अपॉन -7, इसे आप म्यू बोल दो। ठीक है, अब यहाँ से मैं रैंडम पॉइंट्स लिखने वाला हूँ दोनों ही लाइन के ऊपर, तो रैंडम पॉइंट्स ऑन दीज लाइन्स, ऑन दीज लाइन्स। तो पहले वाले के लिए पॉइंट पी ले लूंगा, दूसरे वाले के लिए पॉइंट क्यू ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आएगा 5 लैम्डा प्लस 4, ये बनेगा -2 लैम्डा प्लस 3, ये बनेगा -6 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, और दूसरे लाइन के लिए मैं पॉइंट क्यू ले रहा हूँ, तो 4 म्यू है बेसिकली ये, एक सेकेंड रुकना, 4 म्यू, 4 म्यू प्लस में 3, ये बनेगा -3 म्यू प्लस में 2, ये बनेगा -7 म्यू प्लस में 1। ठीक है ना, अब देखो अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पर लेमडा और म्यू की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए पॉइंट P और पॉइंट Q कोइंसाइड पक्का करेंगे बच्चों, अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, इफ लाइंस L1 and L2 intersect, then XYZ coordinate of these random points must coincide। तो चलो काम शुरू करते हैं, यानी 5 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 4 म्यू प्लस 3 है ना, x कोऑर्डिनेट, फिर y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे, ये है -2 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू -3 म्यू प्लस 2, फिर है -6 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू -7 म्यू प्लस 1। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका 5 लैम्डा -4 म्यू 3 -4 यानी -1। अच्छा ये क्या बनेगा आपके लिए, -2 लैम्डा प्लस 3 म्यू, ठीक है, और 2 -3 यानी -1। ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा -6 लैम्डा प्लस 7 म्यू, ठीक है, 1 - 2 यानी -1। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, इसमें से किन्हीं भी दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो। तो चलो हम सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं सेकंड और थर्ड को। सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे बेसिकली, तो आप सेकंड इक्वेशन को ना 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इनफैक्ट -3 से कर लो। तो -3 से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड इक्वेशन को, तो ये बनेगा आपका 6 लैम्डा, ये -3 से हुआ है तो -9 म्यू, ठीक है। अच्छा इसमें हमें इसको तो ऐड करना ही होगा, -6 लैम्डा प्लस 7 म्यू, और RHS में यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये -1 तो है ही। ठीक है बच्चों, यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा वाला तो कटेगा, 7 म्यू -9 म्यू यानी माइनस का 2 म्यू हो जाएगा, 3 - 1 यानी 2, यानी म्यू की वैल्यू आपको मिलेगी -1। ठीक है, तो लैम्डा भी आराम से मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन में आप म्यू की वैल्यू को पुट कर दो। तो जैसे ये काम करोगे तो -2 लैम्डा इज इक्वल टू -1 -3 म्यू, ठीक है, और म्यू क्या है आपका, तो म्यू आपका यहाँ पर -1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये बनेगा 3 - 1 यानी 2, यानी लैम्डा की वैल्यू भी -1 ही आ जाएगी, चेक करके देख लो। ठीक है, अब इस समय मैंने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व किया है, तो मुझे लैम्डा और म्यू मिला है। अब लैम्डा और म्यू की यही वैल्यू अगर बची हुई इक्वेशन को यानी फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि पॉइंट P एंड पॉइंट Q कोइंसाइड करेंगे, देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट भी करेंगे। तो चलो काम शुरू करते हैं। मैं क्या करूंगा, LHS ऑफ फर्स्ट इक्वेशन लूंगा, दैट इज 5 लैम्डा -4 म्यू। यहाँ पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट करो, तो -5 + 4 आ जाएगा, दैट इज -1, विच इज इक्वल टू RHS ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। समझे, तो बस कंक्लूजन क्लियर है, हम कह सकते हैं कि लाइंस L1 एंड L2 विल इंटरसेक्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले यही पूछा हुआ था कि क्या दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है चेक करने के लिए। ठीक है, फिर पूछा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो अब ये लैम्डा या म्यू की वैल्यू को आप पॉइंट P या पॉइंट Q में रेस्पेक्टिवली कहीं भी पुट कर सकते हो। तो चलो मैं पॉइंट P में लैम्डा की वैल्यू पुट करूंगा, यानी मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी लिखूंगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा बच्चों, लैम्डा की वैल्यू को पॉइंट P में पुट कर दो,
तो यहाँ से लेमडा की जगह -1 इसमें जाएगा, तो ये बनेगा 4 - 5 यानी -1। यहाँ पर -1 डालोगे तो 3 + 2 हो जाएगा बेसिकली, यानी 5 हो जाएगा। दिस विल बी 6 + 2 यानी 8। देखो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके सामने आ चुका है। अब क्या पूछा है, एक चीज और पूछी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द गिवन लाइंस। ध्यान से सुनना, जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ना, तो बेसिकली ये लाइंस एक ही प्लेन में होनी चाहिए। अब यहाँ पर जब ये लाइन एक ही प्लेन में है, तो अब आपको उस प्लेन का इक्वेशन भी फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पर देखना मैं किस तरीके से करूंगा। आपका जो फर्स्ट लाइन है उसका एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, क्या है बच्चों, 4, 3, 2। टॉप में देखो, फर्स्ट लाइन से मैंने लाइन के ऊपर का एक पॉइंट लिखा। सेकंड लाइन के ऊपर भी आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, 3, 2, 1, है ना। और तीसरा पॉइंट यानी -1, 5, 8 जो हमने अभी निकाला है, ये तीनों पॉइंट हमारे प्लेन के ऊपर ही होंगे। तो मैं लिखने वाला हूं पॉइंट्स ऑन द रिक्वायर्ड प्लेन, पॉइंट्स ऑन द रिक्वायर्ड प्लेन। तो एक पॉइंट L1 में से आ रहा है यानी 4, 3, 2। एक पॉइंट आपका L2 में से आ रहा है यानी 3, 2, 1। और एक पॉइंट दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से आ रहा है यानी -1, 5, 8। तो अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लिखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं फॉर्मूला भी आपको दिखाता हूं और प्लेन का इक्वेशन भी लिखता हूं। तो ये रहा बच्चों फॉर्मूला, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहां से ये क्या बनेगा बच्चों, चलो सबसे पहले मैं ऐसे लिखता हूं कि x - x1, y - y1, z - z1। ठीक है ना। नाउ ऑल दैट विल बी इक्वल टू 0। बाकी चीजों की फिलिंग हम अभी करते हैं जरा। अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि मुझे आसानी रहे, बार बार पिछले पेज पे ना जाना पड़े। तो यहाँ पर ये बन जाएगा x - 4, ये बनेगा y - 3 और ये बनेगा z - 2। ठीक है ना। फिर आपका 3 - 4 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, x2 - x1, 3 - 4 यानी -1। फिर y2 - y1 यानी 2 - 3 यानी ये भी -1। फिर ये भी -1 आएगा, 1 - 2। ठीक है बच्चों। फिर क्या होगा इसके बाद, फिर यहाँ पर x3 - x1 यानी ये बनेगा -5, चेक करो। 5 - 3 यानी ये 2 हो जाएगा। 8 - 2 यानी ये 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब चलो इसका कैलकुलेशन करना है, यानी इस डिटर्मिनेंट को मुझे एक्सपेंड करना होगा। तो कैसे एक्सपेंड करूं जी, यहाँ पर आप रो 1 से एक्सपेंड कर दो। तो ये बनेगा आपका x - 4, ठीक है, ये बनेगा -6 प्लस में 2। ठीक है, तो 2 - 6 यानी ये -4 आ जाएगा। फिर आपका आएगा y - 3। ठीक है, y - 3 बेसिकली यहाँ नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना। चलो मैं नेगेटिव लगा देता हूँ। तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा -6। ठीक है, -6 - 5 यानी -11 यानी ये बन जाएगा आपका +11। ठीक है, फिर आपका है z - 2। ठीक है जी। तो फिर ये क्या बनेगा, -2, यहाँ पर -2 और ये -5 होगा बेसिकली, आप चेक करके देखो, यानी ये -7। नाउ ऑल दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो दैट विल बी -4x। ठीक है, -4x प्लस 11y और यहाँ से -7z। अच्छा, कॉन्स्टेंट्स क्या आएंगे, ये बनेगा 16, प्लस का 16 होगा, चेक करो। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस का 14 भी आएगा, ये भी चेक करो। और ये बीच में से माइनस का 33 आएगा, तो ये दोनों मिलकर तो 30 हो जाएंगे। 30 - 33 का मतलब ये हुआ -3 = 0। यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख दो 4x - 11y प्लस 7z प्लस 3 = 0। समझे, -1 से मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया, जो कि इन दोनों लाइंस को कंटेन भी करेगा। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और केस स्टडी टाइप का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, अ बर्ड इज लोकेटेड एट द पॉइंट ए इन द स्पेस, इट वांट्स टू रीच टू द प्लेन ग्राउंड हुज इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। यानी देखो ये आपका प्लेन ग्राउंड है। ठीक है, ये आपका प्लेन ग्राउंड है जिसका इक्वेशन क्या है बच्चों, द इक्वेशन इज गिवन एज 3x + 2y + 6z - 12 = 0। आपका बर्ड यहाँ किसी पॉइंट ए पर लोकेट है,
यानी 3,2,8। ठीक है, यहाँ से ये बर्ड इस प्लेन ग्राउंड पर पहुंचना चाहता है। ठीक है, इन द शॉर्टेस्ट टाइम, तो सबसे कम टाइम में पहुंचना चाहेगा तो बेसिकली इसको परपेंडिकुलर पाथ कवर करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ए एन मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो डायग्राम के हिसाब से आपको दिख भी रहा होगा। लिखने का मन करे तो लिख भी सकते हो कि ड्रॉ ए एन परपेंडिकुलर टू द प्लेन पाई। मैं फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ, डायग्राम में दिख ही रहा है। आगे क्या बोल रहा है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अबोव आंसर द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन। तो प्लेन का इक्वेशन तो बिल्कुल आपके सामने है। इसका सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर लिखो, उसके बाद नॉर्मल वेक्टर के डीसीज हमें लिखने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन से नॉर्मल वेक्टर अगर लिखूंगा तो क्या बनेगा बच्चों, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन पाई, तो ये बनेगा आपका 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। समझे, इसे आप वेक्टर m बोल दो। यहाँ से इसका यूनिट वेक्टर लिख लो, और यूनिट वेक्टर मैं इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों क्योंकि हमें तो यहाँ पर डीसीज ऑफ नॉर्मल की वैल्यू लिखनी है। तो नॉर्मल वेक्टर यहाँ पर जो भी है उसका मुझे यूनिट वेक्टर लिखना होगा। तो यहाँ पर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप को मैं क्या करूंगा, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड आने वाला है ना उसको मैं लगाऊंगा यहाँ पर। तो बेसिकली वेक्टर m का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 36, यानी ये 7 हो जाएगा। यानी ये बनेगा 3/7 i कैप प्लस 2/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप। तो यहाँ से रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल, तो वो क्या आ जाएंगे बच्चों, ये बनेगा आपका 3/7, 2/7, 6/7। बस ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो चुका है। ठीक है जी, अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है बच्चों, तो सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड टू रीच द प्लेन इन शॉर्टेस्ट टाइम। अब जब मैं डायग्राम बना रहा था ना क्वेश्चन पढ़ते हुए, तो मैंने आपको बताया था कि अगर बर्ड इस प्लेन ग्राउंड पर शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना चाहेगा तो बर्ड को उस पाथ के अलोंग ट्रैवल करना पड़ेगा, जो पाथ बेसिकली इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम पॉइंट ए, है ना। तो ए एन पाथ के अकॉर्डिंग उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मुझे पॉइंट ए का डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन से जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। तो चलो यहाँ पर लिखना शुरू करो, रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या बनेगा, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस बनेगा डिस्टेंस ए एन। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा बच्चों, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका प्लेन का इक्वेशन है और ये रहा पॉइंट, पॉइंट को हम x1 y1 z1 बोलते हैं, और प्लेन को हम कंपेयर करते हैं देखो इस वाले फॉर्म के साथ, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। अब इस प्लेन का डिस्टेंस अगर किसी पॉइंट x1, y1, z1 से निकालना होता है तो यहाँ पर ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, अब ये इक्वल टू 0 को हटाओ। ठीक है, इस पूरे का हम लेते हैं मॉडुलस, और इस पूरे के नीचे आ जाता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो बस इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा काम हो जाएगा। चलते हैं जरा अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 3 इंटू 3 यानी ये तो 9 होगा, 2 इंटू 2 यानी ये 4 होगा, यहाँ पर आपका 6 इंटू 8 यानी ये 48 होगा, और ये -12 भी आपको दिख रहा होगा प्लेन की इक्वेशन में। पूरे का मॉडुलस अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाओ, तो यहाँ पर आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 प्लस 36 क्या बनेगा बच्चों, ऊपर आपका 9 प्लस 4, एक बार चेक करो 9 प्लस 4 यानी ये बनेगा 13, और यहाँ पर ये बन जाएगा 36, यानी फाइनली ये बन रहा होगा आपका 49। चेक करिए 49, और नीचे भी आपका रूट में 49 आएगा बच्चों, एक बार चेक करो। तो ये फाइनली बनेगा रूट में 49, न्यूमरेटर में रूट 49 यानी 7। अब क्योंकि डिस्टेंस है तो यहाँ पर यूनिट्स में डिक्लेयर कर दो, तो बस ये फाइनली आंसर आ गया सेकंड पार्ट का भी। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है बच्चों। तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोग आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।